Hello students, today's topic is law of demand. There is a definite inverse relationship between the price of the good and the quantity demanded of that good if other things remain constant. सीधी सी बात इतनी सी that there is a inverse or a negative relationship between the price of the good and the quantity demanded. That if price increases, then quantity demanded will be decreased, and if price decreases, quantity demanded will be increased. Okay, if other things remain constant का मतलब that factors other than price of the good are assumed as constant. Symbolically we can write it as demand for good X is a function of price of good X. Basically demand for good X is influenced or is affected by the price of good X. Ceteris paribus का मतलब क्या है? Other things remain constant. Other factors remain constant. अच्छा, हम बाकी factors को constant assume कर क्यों रहे हैं? भाई देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर demand for apples की, अगर मैं बात कर रहा हूं डिमांड फॉर एप्पल्स की, अब एप्पल्स की डिमांड जो है वो काफ़ी फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है. हमने सारे फैक्टर्स पढ़े ही हैं, है ना. तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, मतलब हमारे केस में प्राइस ऑफ एप्पल, प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ. एक फैक्टर तो ये हो गया. एक फैक्टर हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या प्राइस ऑफ अदर गुड्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख दूं प्राइस ऑफ ऑरेंज, राइट. अगला फैक्टर आपका आ जाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर आ जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, है ना. ये सारे फैक्टर्स हमने रीड किए हैं. ओके, तो ये सब फैक्टर्स एप्पल्स की डिमांड को अफेक्ट करेंगे. हमें सिर्फ और सिर्फ जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में हमें सिर्फ प्राइस ऑफ एप्पल का इफेक्ट देखना है डिमांड फॉर एप्पल्स के ऊपर, कि प्राइस ऑफ एप्पल का कितना इंपैक्ट, क्या इफेक्ट पड़ा डिमांड फॉर एप्पल्स के लिए. अब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इस एक इकलौते फैक्टर का इफेक्ट देखना है डिमांड के ऊपर, तो उसके लिए हमें बाकी फैक्टर्स को एज्यूम करना होगा कि बाकी फैक्टर्स हैं कांस्टेंट, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया. हालांकि रियल लाइफ में चेंज आता है, बाकी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, लेकिन क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं और लॉ ऑफ डिमांड में हमें सिर्फ और सिर्फ इस एक फैक्टर के इफेक्ट को देखना है, और इसके लिए बाकी जितने फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं उन्हें हम एज्यूम करेंगे कांस्टेंट, कि उनमें कोई भी चेंज नहीं आया. जितना भी चेंज डिमांड में आया, सारा का सारा चेंज किसकी वजह से आया? प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, प्राइस ऑफ एप्पल. इतनी बात क्लियर? Where dx is quantity demanded of good x and px is price of the good x. The law of demand states that if remaining things are constant, if remaining things मतलब जो remaining factors हैं, जैसे कि आपका हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तो बाकी जितने फैक्टर्स हैं अगर वो कांस्टेंट हैं, then as the price of the commodity increases, demand for the commodity decreases, and as the price of the commodity decreases, demand for the commodity increases. ओके, तो अगर हम बाकी फैक्टर्स को एज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट, तो अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. Inverse or negative relationship between the price of the good and the quantity demanded. Simple. Suppose a consumer is willing to buy 100 units of a commodity when its price is rupees 10 per unit. मान लीजिए कि एक कंज्यूमर है and he is willing to buy 100 units of a commodity, जब प्राइस जो था वो था rupees 10 per unit. As the price of the commodity increased to rupees 15 per unit, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा to rupees 15 per unit, the consumer is willing to buy only 80 units of the commodity and vice versa. तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है that when the price was rupees 10 per unit, her willing
her willingness to purchase was 100 units. When the price is increased to rupees 15 per unit, her willingness to purchase decreases to 80 units. इस सेम एग्जांपल को आप ग्राफिकली भी शो कर सकते हो. सो एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये पॉइंट होता है आपका ओरिजिन का. वर्टिकल एक्सिस पे आपने लेना है प्राइस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्वांटिटी. Initial price is rupees 10 per unit, and at this price the willingness to purchase is 100 units. Okay, this is the first combination. When the price is increased to rupees 15 per unit, then the quantity demanded is reduced from 100 units to 80 units. This is the new combination. Okay, and this was the initial combination. Now we will join these 2 points in this way, and ये हमें मिल गया हमारा डिमांड कर्व. सिंपल. It shows definitely inverse or a negative relation between the price and demand for the commodity. कि प्राइस इंक्रीज हुआ और डिमांड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज होगा. एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. एजम्पशंस क्या है? एक ही एजम्पशन है, और वो एजम्पशन क्या है? जब हम लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करते हैं तो हमने लिखा था अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. ये हमारी एजम्पशन थी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, उस फैक्टर का इंपैक्ट देखना था डिमांड के ऊपर, और इसीलिए हमने एज्यूम किया था कि बाकी जितने फैक्टर्स हैं उनको हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया. तो जैसे द लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द फॉलोइंग assumptions होल्ड. फर्स्ट वन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन सेम. जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था कि प्राइस ऑफ ऑरेंज इट विल रिमेन सेम. इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज्ड. इनकम में कोई चेंज नहीं आया. टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम. टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आया. ऑल द यूनिट्स ऑफ द गुड्स आर होमोजीनियस. व्हाट इज होमोजीनियस? दे आर एग्जैक्टली द सेम. अगर कोई भी एक गुड है, मान लीजिए एप्पल है, एप्पल की आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, सेकंड यूनिट कंज्यूम की, थर्ड यूनिट कंज्यूम की, तीनों की तीनों यूनिट्स बिल्कुल सेम क्वालिटी की थी, सेम साइज की थी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था. दे आर एग्जैक्टली द सेम, दे आर होमोजीनियस. कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल गुड. ये भी एक assumption हम ले रहे हैं जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं कि जो कमोडिटी है वो एक नॉर्मल गुड है. थैंक यू.